Today we will discussion about second lecture of chapter 6 criminal system से related. What is the role of the police in investigating a crime? Yesterday we try to understand एक fictional case के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह से रोल होता है सबका. अब इसमें हम पुलिस के बारे में पढ़ेंगे. तो वन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस इज़ टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ ए क्राइम. यानी इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है पुलिस का इन्वेस्टिगेट करना. अगर कोई शिकायत करता है तो उसकी छानबीन करना, इंक्वायरी करना, ये पुलिस का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, एक फंक्शन होता है. एन इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस. अब इसमें क्या है, कोई विटनेस है, आई विटनेस है या और भी विटनेस होते हैं, तो उनके स्टेटमेंट को भी जो रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको भी संभाल के रखा जाता है. एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस. और भी दूसरे प्रकार के एविडेंस हैं जो क्राइम करते समय वहाँ मिले थे क्राइम वाले प्लेस पे, उन सबको भी कलेक्ट किया जाता है. आपने फिल्मों में देखा होगा, जब कोई भी क्रिमिनल क्राइम करके भागता है तो ब्लड है या कोई टूल है, उसको पुलिस कलेक्ट करती है. तो ऐसे ही एविडेंस के रूप में और चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं. ये इंपॉर्टेंट पार्ट हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन के. वन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन. अब इस इन्वेस्टिगेशन के आधार पे पुलिस क्या करती है, एक अपना ओपिनियन बनाती है. इफ़ द पुलिस थिंक दैट द एविडेंस पॉइंट्स टू द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन देन दे फाइल ए चार्जशीट इन द कोर्ट. अगर उसको ये लगता है, इंक्वायरी करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को लगता है कि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस हैं, विटनेसेस हैं सामने वाले जिसने भी क्राइम किया है उसके खिलाफ, तो वो एक चार्जशीट फाइल करते हैं. एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर इट इज़ नॉट द जॉब ऑफ द पुलिस टू डिसाइड वेदर ए पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट. हमने चैप्टर के फर्स्ट में देखा था कि ये पुलिस का काम नहीं होता है कि वो दोषी है या नहीं है. ये काम किसका होता है, कोर्ट का होता है. दैट इज़ फॉर द जज टू डिसाइड. ये कौन डिसाइड करता है, जज करता है. ओके, चलिए. यू रीड इन यूनिट सेकेंड अबाउट द रोल ऑफ लॉ. अब आपने कानून के बारे में पढ़ा सेकेंड यूनिट में. विच मीन्स दैट एवरी वन इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द लैंड. दिस इंक्लूड्स द पुलिस. देयरफॉर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑलवेज हैव टू बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ. यानी जो भी इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उसका भी अपना एक रूल है, रेगुलेशन है. बिना उसके ऐसा नहीं कि पुलिस कुछ भी करने लगेगी. पुलिस को भी उन लॉज को फॉलो करना पड़ता है. एंड विद फुल रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स. और ह्यूमन राइट्स का भी सम्मान करना पड़ता है. यानी कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ों को दिया गया है कि पुलिस उनको फॉलो करे, तो पुलिस उनको ही फॉलो करती है. अगर नहीं करती है तो आप उनके खिलाफ भी कहाँ जा सकते हो, कोर्ट जा सकते हो. इसलिए हर एक इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की या किसी भी चीज़ की एक लॉ होता है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन गाइडलाइंस दैट द पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट. यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस को लिख रखा है. यानी गाइडलाइन है एक कि पुलिस को क्या क्या चीज़ें करनी है. ऐसा नहीं मनमानी करनी है, एट्रोसिटीज़ या टॉर्चर करे किसी को. उसके लिए कुछ रूल्स हैं पुलिस के लिए भी. किस समय, जब वो अरेस्ट करता है, डिटेंशन करता है, यानी किसी को डिटेंशन मीन्स उसके मकान में ही उसको नज़रबंद रखना, उसे बाहर नहीं निकलने देना, डिटेंशन होता ना, नज़र रखना. एंड इंटेरोगेशन और पूछताछ करना. यानी ये तीन चीज़ें करने के लिए कौन कौन सी, अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन, ये तीनों चीज़ें करने के लिए भी पुलिस को भी कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जो किस में दी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में. द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनी वन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. यानी पुलिस क्या नहीं कर सकती है, किसी को टॉर्चर नहीं कर सकती है, किसी को पीट भी नहीं सकती है, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी को भी शूट भी नहीं कर सकती है. ये रूल में है कि पुलिस इस तरह का कोई भी चीज़ ना करे. दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन ए पर्सन एवर
फॉर पिटी ऑफेंस। जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं उसके लिए कुछ भी पुलिस ऐसा ना करे। तो क्या क्या गाइडलाइंस हैं? आर्टिकल 22, दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉज गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन टू फॉलो फंडामेंटल राइट्स। यानी जो अरेस्ट व्यक्ति हुआ उसके भी कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कोई ले नहीं सकता, छीन नहीं सकता है, उसे पुलिस भी नहीं छीन सकती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो उसके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो आर्टिकल 22 के तहत अगर कोई पुलिस गिरफ्तार करती है, अरेस्ट करती है, तो क्या क्या करना पड़ता है अरेस्ट व्यक्ति को? तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। यानी पुलिस वाले ने किसी अपराध में किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है तो वो अरेस्ट का जो टाइम होता है वो इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है अपने फॉर्म में कि किस टाइम पे पुलिस ने अरेस्ट किया है, उसको मेंशन करना ज़रूरी होता है। एक फॉर्म होता है उसमें उन्हें बताना पड़ता है उन्हें कितने बजे अरेस्ट किया है, ये सूचना इस तरह की होनी चाहिए। सेकेंड क्या है? द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। अब ये जिसे अरेस्ट किया है उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स के अंदर प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये रूल है, किसी व्यक्ति को आपने पकड़ लिया है, अरेस्ट कर लिया है, तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। ठीक है, ये दूसरा रूल है आर्टिकल 22 के तहत। और थर्ड, द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी गिरफ्तार किया है व्यक्ति, अरेस्ट किया हुआ है, उसके साथ बुरा बर्ताव ना करे, उसके साथ टॉर्चर वाला कुछ ना करे, जो कस्टडी में या जेल में बंद है उसके साथ मारपीट ना की जाए। ओके, कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कांट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। अब ये भी इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसके ज़रिए क्या होती थी, पुलिस वाले जेल में बहुत पीटते थे, किसी को गिरफ्तार करके लाते थे पुलिस स्टेशन में, उसे इतना मारते थे और उसे ज़बरदस्ती कबुलवा लेते थे कि हाँ मैंने ऐसा किया, नहीं भी किया फिर भी उससे लिखवा लेते थे हाँ मैंने किया है। तो इसलिए कोर्ट ने जब ये बहुत शिकायत गई तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की, जो भी पुलिस स्टेशन के अंदर इस तरह का कन्फेशन होगा किसी अक्यूज्ड के द्वारा, उसे मान्य नहीं की करेगी कोर्ट। यानी पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ भी इस तरह का कन्फेशन अक्यूज्ड के साथ वो मान्य नहीं है, इलीगल घोषित कर दिया है। लास्ट पॉइंट है फॉर यू, ये आपसे मतलब है, आप इसका बिल्कुल ध्यान रखें। ए बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज एंड वुमेन्स कांट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। अब यहाँ पे क्या है, जो 15 साल से नीचे के बच्चे हैं या 15 साल तक के बच्चे हैं और वुमेन्स को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन नहीं लाया जा सकता, ये आपका राइट है, फंडामेंटल राइट। ओके बॉयज़, चलिए नेक्स्ट। The Supreme Court of India has laid down specific requirement and procedures that the policy and other agencies have to follow for the arrest। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस तरह की स्पेसिफिक रूल्स को लिखा है जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। कब? अरेस्ट के समय, डिटेंशन के समय और इंटेरोगेशन के समय, किसी व्यक्ति को जब पकड़ा जाता है। तो देर आर नॉन एज द डी के बसु गाइडलाइंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज डी के बसु गाइडलाइंस, दिस इज अ क्वेश्चन। तो एंड सम ऑफ दीज इंक्लूड्स, कौन कौन से इनमें चीज़ें शामिल हैं डी के बसु गाइडलाइंस में जो सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन की हैं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे एंड प्रोसीजर्स पे। तो फर्स्ट है, द police officials who carry out the arrest or interrogation should wear clear, accurate and visible identification and name tag with their designation। यानी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते समय या इंटेरोगेशन करते समय पुलिस के पास अपनी प्रॉपर वर्दी होनी चाहिए विद डेजिग्नेशन, यानी कौन से पद का है वो, एसआई है, कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, सिपाही है, डिप्टी एसपी है, एसपी है, जो भी है, यानी अरेस्ट करते समय प्रॉपर उसकी ड्रेस होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड है, ए मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट एंड शुड इंक्लूड द टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट। यानी एक मेमो कंप्लीट करे, प्रिपेयर करे जिसमें अरेस्ट का समय दिया हो
और उसमें डेट भी लिखी हो किस समय किसी अक्यूज्ड को गिरफ्तार किया है। इट शुड ऑल्सो बी अटेस्टेड by at least one witness who could include a family member of the person arrested यानी जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया है उसके परिवार के किसी एक व्यक्ति के उसमें साइन भी होने चाहिए। ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है। द अरेस्ट मेमो शुड बी काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड, और एक काउंटर साइन भी होना जरूरी होता है जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन और बीइंग इंटरोगेटेड हैज़ ए राइट टू इन्फॉर्म ए रिलेटिव्स। अब यहाँ पे क्या है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, डिटेन किया है या इंटरोगेट करेंगे तो उसके रिलेटिव्स को सूचना देना बहुत ज़रूरी है। यानी गिरफ्तार कर लिया, पुलिस को ये बताना है कि हाँ हमने तुम्हारे इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, तो उसके रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, वेल विशर हो सकते हैं, उनको किसी को सूचना देना जरूरी है। ऐसा नहीं आप चुपचाप गए और गिरफ्तार करके ले आए, ये क्या है, गलत है। गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट की उसका वायलेशन है, उल्लंघन है। चलिए लास्ट पॉइंट क्या है डी के बसु गाइडलाइंस का। व्हेन ए फ्रेंड और रिलेटिव्स लिव्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, the time, place of arrest and venue of custody must be notified by police within 8 to 12 hours arrest after arrest। यानी इसमें कह रहे हैं जब कोई फ्रेंड या रिलेटिव्स बाहर रह रहा है उस डिस्ट्रिक्ट से, तो पुलिस को परफेक्ट हर चीज़ लिखनी है, इन्फॉर्म करना है कितने बजे गिरफ्तार किया, किस जगह पे किया, इस तरह की चीज़ें, वो भी 8 से 12 घंटे के अंदर। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो पुलिस को फॉलो करनी होती है। अब नाउ लेट अस रिटर्न टू स्टोरी ऑफ शांति एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। व्हेन शांति वाज अरेस्टेड फॉर थेफ्ट, एसआई राव आल्सो केप्ट हर ब्रदर सुशील इन द पुलिस लॉकअप फॉर 2 days। वाज इट लीगल फॉर द पुलिस टू डिटेन हिम? क्या ये सही था जो पुलिस ने डिटेन किया था? नो, ये क्या था, वॉलेशन ऑफ डी के बसु गाइडलाइंस का। किसी व्यक्ति को हम 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, और विदाउट किसी फ्रेंड के रिलेटिव्स के इन्फॉर्म्ड के हम किसी को गिरफ्तार भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो गाइडलाइंस उनको बिल्कुल क्या किया गया, वॉलेट किया गया है। डज इट वॉलेट द डी के बसु गाइडलाइंस? बिल्कुल डी के बसु लाइन की गाइडलाइंस को ये वॉलेट करती हैं। डिड एसई राव डू इनफ टू क्वेश्चन विटनेस एंड कंप्लीट एविडेंस बिफोर अरेस्टिंग शांति? बिल्कुल भी नहीं, प्रॉपर उन्होंने किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं किया था रूल्स को। एंड फिलिंग ए केस अगेंस्ट हर, यानी बिल्कुल उन्होंने कुछ उससे रिलेटेड जो सामने वाले ने कह दिया एसआई राव ने वही चीज़ एकदम से नोट कर ली और उसी की चार्जशीट फाइल कर दी। कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं थे शांति के अगेंस्ट में। ओके चलिए। इन कीपिंग विद द ड्यूटीज ऑफ द पुलिस एज स्टार्टेड अबव, what else do you think SI Rao could have done as part of his investigation? तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने प्रॉपर तरह से ड्यूटी नहीं करी थी, कहीं कि उसका वॉलेशन किया था। चलिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। FIR क्या, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले जो पुलिस को सूचना दी जाती है पुलिस स्टेशन जाके, तो उसे क्या कहते हैं, FIR। किसी व्यक्ति घर में चोरी हुई, किसी घर में किसी व्यक्ति को किसी ने पीट दिया, या कुछ और भी इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, कहीं मर्डर हो गया है, तो जो सबसे पहले सूचना जाती पुलिस के पास रिटर्न में वहाँ दी जाती, तो उसे क्या कहते हैं, वही होती है आपकी FIR। इट इज़ विद दी रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। पुलिस स्टेशन में, हर पुलिस स्टेशन में एक FIR का रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें प्रॉपर लिखा होता है सूचना, और ये भी उस रजिस्ट्रेशन को कोई भी उसके भीतर से कोई पेज नहीं फाड़ सकता है। ये बहुत ही मैंडेटरी होता है और पुलिस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर कोई भी उसके अंदर से पेज फटा हुआ मिलता है तो वो पुलिस की नौकरी भी जा सकती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। दैट द पुलिस कैन विंग देयर इन्वेस्टिगेशन इनटू ए क्राइम। FIR के बाद क्या करती है, पुलिस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करती है। द लॉ स्टेट्स दैट इट इज़ कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर एन FIR whenever a person gives information about a cognizable offense
दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पुलिस आइदर ओरली और इन रिटर्न। अब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी किसी ने क्राइम किया है तो वो कैसा क्राइम है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर है या सिंपल है, तो वो उस हिसाब से फिर उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कॉग्निजेबल मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा गंभीर टाइप का कोई अपराध किया हो बड़ा। द FIR यूजली मेंशन द डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ द ऑफेंस। ऑफेंस जहाँ कहीं अपराध हुआ है उस जगह को भी मेंशन करना। डिटेल द बेसिक फैक्टर ऑफ द ऑफेंस इंक्लूडिंग ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स। हर चीज़ को बिल्कुल किस एक रजिस्टर पे हर चीज़ लिखी जाती है। जब कोई क्राइम होता है तो पुलिस की ये ड्यूटी होती है, उनकी ये फंडामेंटल राइट है, एक तरीके से कह सकते हैं हम। उनका भी अपना कुछ है कि उन्हें ये चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है कि जहाँ ऑफेंस किस जगह पे हुआ है तो उस जगह को, उस तारीख को लिखना, उस जगह को लिखना, समय को लिखना, ये सारे कंपलसरी होता है पुलिस वालों के लिए। ओके चलिए। द FIR आल्सो स्टेट्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेंट्स। अब यहाँ पे क्या होता है, FIR किसने कराई उसका नाम और उसका एड्रेस भी होता है। जैसे मैं गया पुलिस स्टेशन में, मैंने FIR वहाँ पे कराई तो मेरा वहाँ पे नाम भी होगा और मेरा वहाँ पे एड्रेस भी होगा कि किसने FIR की। देयर इज ए प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म इन विच द पुलिस रजिस्टर्ड एन FIR एंड इट इज़ साइंड बाई द कंप्लेंट। और मेरे साइन भी वहाँ पे होंगे कि हाँ मैंने ये FIR कराई है। वो कोई भी पीछे कारण होता है, रीज़न हो सकता है, मेरे घर में चोरी हो सकती है, मेरे घर में और भी कोई चीज़ें हो सकती हैं, या लड़ाई मेरे किसी के साथ हो सकती है, तो कंप्लेंट कराना पुलिस स्टेशन जाके। द कंप्लेंट आल्सो हैज़ ए लीगल राइट टू गेट ए फ्री कॉपी ऑफ द FIR फ्रॉम द पुलिस। और जो FIR मैंने कराई है तो ये मेरा भी अधिकार है कि उसकी एक कॉपी मैं पुलिस से मांग सकूं। साइड में आप देख रहे हैं इस तरह की ये पेज होता है FIR का, जिसमें FIR लिखी जाती है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट थर्ड लेक्चर हम टुमारो करेंगे, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। थैंक यू।